आ रही हैं तो उन्हें 9th में बता दिया जाता है कि भाई स्वस्थ रहने के लिए हमें 7 प्रकार के जो तत्व हैं वो जरूरी है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, फाइबर, वाटर, और ये चीजें शरीर के लिए जरूरी है। और बच्चों को अवेयर करना इसलिए जरूरी है कि बच्चे ज्यादातर फास्ट फूड में व्यस्त रहते हैं, तो इससे एक तो 2 तत्व तो मिल जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट और वसा तो हमें मिल जाती है, लेकिन बाकी तत्व जैसे प्रोटीन वगैरह बच्चों को नहीं मिल पाती, जिससे बच्चों की ग्रोथ रुक जाती है या बच्चे मोटापे का शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए बच्चों को अवेयर करना जरूरी है। बल्कि आंगनबाड़ी केंद्र में माता के मातृत्व स्वास्थ्य के लिए और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए आंगनबाड़ी केंद्र से ये शुरू हो जाता है। और महाविद्यालय लेवल या स्कूल लेवल पर इसलिए मनाया जाना जरूरी है कि हमारे जो बच्चे हैं ये जागरूक होते हैं और एक कॉलेज स्कूल से पढ़कर ही पूरी अपने आसपास पहले अपने घर को अवेयर करते हैं, अपनी सोसाइटी को, परिवार को, गली को अवेयर करते हैं। ऐसे 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 धीरे धीरे जागरूकता पूरे देश में फैल जाती है। और जो हमारी सरकार या हम जो भी योजना लेकर चलते हैं वो एक विस्तृत रूप ले लेती है। हमारे मनाने का उद्देश्य यही है। सबसे पहले तो हम अपने बच्चों से ही सलाह देते हैं कि बेटा आप फास्ट फूड न खा करके स्वच्छ भोजन, स्वच्छ जल पिए और अच्छा भोजन खाएं, तभी आप शारीरिक व मानसिक रूप से विकसित हो पाएंगे और आगे चल करके देश के विकास में भागीदारी निभा पाएंगे। और इसे जो भी योजनाएं, जो भी स्कीम, जो भी कार्यक्रम इस कॉलेज में मनाया जाता है उनको अच्छे से ध्यान से सुना करो और फिर अपने घर में या अपनी गली में या जो भी आपको मिले उनको अवेयर किया करो, बताया करो, ताकि जागरूकता ज्यादा से ज्यादा फैल सके। तो हमें जो भी तत्व हैं जैसे प्रोटीन हमें मिलता है तो एक अच्छे स्वास्थ्य का आधार बनाएगी। धन्यवाद मैम। माननीय प्राचार्य महोदय डॉक्टर एस के लांबा सर, मेरे सभी प्राध्यापक साथी और प्यारे बच्चों, ये एक पहले भी 7 पखवाड़े मनाए जा चुके हैं और ये 8वां जो पोषण पखवाड़ा है ये चल रहा है। अभी मैडम ने बड़े विस्तार से आपको समझाया। इसमें इस पखवाड़े में 5-6 पॉइंट के ऊपर हर दिन कुछ डेट दे रखी हो, डेट में कार्य 15 दिनों पखवाड़े में कार्यक्रम होने तो उनका असल मकसद इसके अंदर क्या दे रखा और पॉइंट क्या दे रखे। असल बात तो इसके अंदर है कि माता और बच्चे के न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान देना। 0 से 3 साल तक के जो बच्चे हैं उनके मानसिक विकास के लिए सभी एक्टिविटी जो करनी होती है घर में उनके प्रति जागरूक करना उनको, ताकि वो कर सके। बच्चों को जो स्क्रीन पे टाइम बिताते हैं उसको मिनिमाइज करना और कम्युनिटी की सहायता से आंगनबाड़ी सेंटर्स को इनरिच करना, ये असल इस पखवाड़े के कार्यक्रम है। इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की भी कर रखी है, क्योंकि वो बच्चे घरों में जाकर के इन चीजों के प्रति जागरूक कर सकते हैं अपने परिवारजनों को। तो पहले तो मैं 1 मिनट में आपको बताऊं कि ये चीजें क्या है। ये जो माता और बच्चे के पोषण पर ध्यान देना, ये चीजें आंगनबाड़ी में भी चलती है, वहां भी वो ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि उनके पास सभी जो प्रसूता होती है उनका रिकॉर्ड होता है, बच्चे होते हैं उनका रिकॉर्ड होता है, वो उनसे संपर्क में रहती है और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वाले भी उनके संपर्क में रहते हैं। यहाँ तक कि आंगनबाड़ी सेंटर्स में जिन महिलाओं के पास पोषण के लिए
कम कुछ होता है तो वो वहां पर कुछ खान पीने की वस्तुएं भी उपलब्ध करवाती है, न केवल बच्चों को, माताओं को उपलब्ध करवाती है। कितने टाइम खाना चाहिए उनको, क्या खाना चाहिए, इसके ऊपर वहां पूरी जानकारी दी जाती है। हमें भी पता होना चाहिए कि कितने समय खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, ताकि हमारे घर में भी माताएं हैं जो अभी बच्चों को जन्म दे रही होती हैं, तो उनके समझ में आए। और आगे चल के हमें भी इस क्षेत्र में जाना है तो हमें जागरूक होना आवश्यक होता है, हम बच्चों को भी जागरूक होना आवश्यक होता है। क्योंकि स्वस्थ मां स्वस्थ बच्चे को जन्म देगी, और स्वस्थ बच्चा होगा तो उसका चहुमुखी विकास, उसके शारीरिक और मानसिक विकास आराम से हो पाएगा। उसको भी न्यूट्रिशन की आवश्यकता उसका पता है, तो हम उसको सही न्यूट्रिशन दे पाएंगे। अभी मैडम ने बताया न्यूट्रिशन का सीधा सा अर्थ है कि हमारे जो पोषक तत्व होते हैं, वो प्रोटीन हो, चाहे वसा हो, चाहे मिनरल्स हो, चाहे फाइबर हो, वो प्रचुर मात्रा में हमारे शरीर में जानी चाहिए। उसके लिए जरूरी है कि हम औषधि उतना नेचुरल भोजन करें, प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल अवॉइड कर दें। चीनी और नमक ये शरीर में कोई फायदा नहीं करते हैं, मिनिमम स्वाद के लिए खाए जाते हैं, इसलिए इनको मिनिमाइज कर देना चाहिए। मिठाई और कढ़ाई की तली हुई चीजें हमें मिनिमाइज कर देना चाहिए। कम से कम प्रोसेस्ड हुआ, जितना नेचुरल है वही खाना चाहिए, वो चाहे पशुता हो, चाहे वो बच्चे हो, या कोई बड़ा हो, कोई भी हो। अब ये नेचुरल खाने का क्या अर्थ है? हमारे परिवार में क्या खाया जाता था? रोटियां बना करके खाई जाती थी मोटे अनाज की, दूध दही और घी जो हम निकालते हैं विदाउट प्रोसेसिंग होता है, वो खाया जाता था। दालें खाई जाती थी, हम अपनी दालों की तरह तरह के व्यंजन बनाते थे, वो रोटियां वगैरह बनाते थे, वो खाते थे। हमारे नेचर में जो फलियां मिलती थी, चाहे वो जानकी की सांगरियां ही हो, चाहे वो मोठों की फलियां हो, चाहे छोले की फलियां हो, चाहे वो मूली की सोगरियां फलियां हो, हम वो फलियां खाते थे। और फलियों में विटामिन ई, विटामिन ए ये बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि विटामिन से एक तरह के आपके जैसे इंजन में ग्रीस का काम होता है, ये उसी प्रकार शरीर में काम करती है। और जो ऑर्गन्स हमारे जो शरीर में एक्टिविटी करते हैं, उन सबको सुचारू रूप से चलाने का काम ये विटामिन करते हैं, इसलिए इनका जरूरी होता है काम। और प्रोटीन्स का भी मैडम ने बताया, उसके लिए हम काफी दालें खाते हैं, दूध भी लेते हैं, दही भी लेते हैं, कुछ लोग अंडे भी खा लेते हैं, और ये चीजें हम खाते हैं। विशेष तौर से जो हम बढ़िया खाते हैं किसकी? सोयाबीन की। तो सोयाबीन हमारे आटे में भी मिला सकते हैं, बढ़िया खा सकते हैं, जिनको खाने की आदत होनी चाहिए। खाने का वक्त क्या होता है, इस पे भी हमें पता होना चाहिए। खाने का वक्त ये होता है कि सुबह नाश्ता भरपूर होना चाहिए व्यक्ति का, नाश्ते में कोताही नहीं बरतनी चाहिए व्यक्ति को कभी भी। खाली पेट चाय पीना सबसे हानिकारक होता है शरीर के लिए, सबसे हानिकारक। वो धीरे धीरे आपके आंतों को खराब करता है, और आपकी पाचन शक्ति को धीरे धीरे ले बैठता है, और 50 की उम्र पार करने के बाद वो पता नहीं कितनी दवाइयां खानी पड़ जाती है उससे। गैस्ट्रिक एक बहुत बड़ी समस्या है, जो 50 इयर्स पास करने के बाद लगभग 80% लोगों को ये समस्या आ जाती है, और उसका कारण ये चाय बहुत बड़ा कारण है। इसलिए चाय के कोई फायदे नहीं है। चाय भी अगर आप पीना चाहते हो तो फिर काली चाय पिए, दूध बिना की पिए, शक्कर कम से कम डालिए, चीनी कम से कम डालिए, वो हमें अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि जब तक वो होठ से पड़े ना हो हमें चाय का स्वाद नहीं आवे। इसलिए चाय से आप बचिए। सुबह सुबह खाली पेट दूध भी मत पीजिए, बच्चे तो हजम कर जाएंगे, थोड़े से 30-35 साल के होने के बाद वो दूध बहुत हार्ड होता है, गैस्ट्रिक का मुख्य कारण होता है, बता देता हूँ आपको। सुबह आप दही खाइए, दही बहुत अच्छे बैक्टीरिया उत्पन्न करती है, जो बैड बैक्टीरिया को मारती है और शरीर का जो है पाचन को तेज करते हैं, और शरीर की गर्मी को रोकते हैं। इसलिए सुबह दही लीजिए, और दही के साथ आप सुबह कोई फल और एक या दो आप चपाती भी लीजिए, या खिचड़ी और दलिया ले सकते हैं। ये नेचुरल चीजें हैं, प्रोसेस्ड फूड नहीं है बिल्कुल। यहाँ से आप शुरू कीजिए। दोपहर में आप अपनी सब्जी खाइए, रोटी खाइए, फल खाइए, और उसके साथ फाइबर के लिए कच्ची सलाद जरूर खाइए। वो सस्ती जिस मौसम में उपलब्ध जो भी सलाद हो वो ले लीजिए, उसको खाइए। और ये आजकल एक ट्रेंड बना हुआ है, मैं शाम के भोजन के बारे में बता रहा हूँ आपको। शाम को आप जब भोजन करें, कुछ भोजन एक दूसरे के साथ कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, वो कभी नहीं करनी चाहिए, एक साथ नहीं खानी चाहिए। जैसे आपने बादाम का शरबत बनाया, घूम के एक्सरसाइज करके आए, बादाम का शरबत बनाया, एक बात और ध्यान रखिए, कोई भी शरबत पिए आप कभी भी फ्रीज का ठंडा किया हुआ जल उसमें ना डालें, और वो क्यों? क्योंकि फ्रीज की हुई चीजें जो होती हैं
वो हमारे लीवर के ऊपर बहुत भारी प्रेशर डालती हैं और लीवर धीरे धीरे थकना शुरू हो जाता है और फिर समस्याएं पैदा होनी शुरू हो जाती है। इसलिए फ्रिज की चीजों से बचें, नेचुरल ही खाएं। फ्रिज भाई आप इतना बनाते हैं क्योंकि बादाम के साथ मिर्च और लहसुन की पंक्ति नहीं है। बादाम एक तरफ आप एक गिलास में डाल के रखते हैं, उसके जड़ में दूसरा गिलास रखते हैं, बर्तन रखते हैं जिसमें मिर्च और लहसुन की चीज हो। बादाम अपने आप छिड़ जाएगा, 5 मिनट में शराब हो जाएगी उसमें, 5 मिनट में। इतनी ज्यादा उनके अंदर जो है एक रिएक्शन होता है। तो बादाम का शरबत लेने के 1 घंटे बाद ही कोई ऐसी चीज आप खाएं, 1 घंटे पहले बादाम का शरबत लें। कई लोग क्या करते हैं कि शाम का खाना खाते खाते साथ ही दूध पी जाते हैं और पेट की टैंक सी भर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, गैस्ट्रिक होना शुरू हो जाएगी। क्या करें कि खाना खाने के 1 घंटे बाद ही लिक्विड लेना है, चाहे वो दूध लो चाहे पानी लो, कुछ भी लो, 1 घंटे के बाद ही। और एक बात को ध्यान रखनी है, बहुत जरूरी है, वो क्या है कि खाना हमेशा 8 बजे से पहले पहले लेना चाहिए। शाम की बता रहा हूँ आपको, ये लेकिन लिमिट में। वो भी अगर 1 घंटे पहले सोने से पिए तो अच्छी चीज है, नहीं एक ही गिलास पीना तो सोते वक्त पी सकते हैं। जब 1.5 से दूध बना दो तो 1 घंटे पहले पीना पड़ेगा। अगर आपने खाने के साथ ये लिया है तो आपकी डाइजेस्टिंग पावर खराब होना पक्की बात है। खाने से मत डरो, खूब खाओ, जम के खाओ, लेकिन ये पता होना चाहिए हमें कि खाने की वस्तुएं कौन सी है, खाने का टाइम कौन सा है, ठीक है ना, ये हमें पता होना चाहिए। न्यू नहीं कि भाई खाने खातर ब्राउन लाडू खा गया, खाइए दूध के भी। अगर आपने मूढ़ी खा ली दूध के साथ तो फिर फूड पॉइजनिंग पक्का है आपके शरीर में। इन चीजों का ध्यान रखें। अचार चख ले खाई ना, अचार ज्यादा कभी ना खाए, ये आपको ध्यान रखना। तो ऐसे हमें 3 खड़ जरूर खाना है, यानी नाश्ता जरूर करना है, दोपहर का भोजन जरूर लेना है और शाम को खाना है, लेकिन सोने से 2 घंटे पहले। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये बता रखिए इसमें, ये तो हो गया न्यूट्रिशन माता का, बच्चे की फीडिंग को तो सबको पता है बच्चे को क्या क्या खिलाना। एक ये कह रहे हैं कि 3 वर्ष तक का बच्चा के ऊपर आप ध्यान दें, उसके माइंड के विकास के लिए। क्या मतलब इसका मतलब ये है कि जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं, वो चाहे सिगमंड फ्राइड हो चाहे ब्रूनर हो, सबने रिसर्च करके ये निकाला कि व्यक्ति का जितना डेवलपमेंट माइंड का होता है ना पूरी उम्र में, 3 वर्ष में उसका दाव लेता है। 3 वर्ष तक की क्रूशियल एज होती है उसकी। 3 वर्ष की उम्र में वो अपने चारों तरफ की बातें समझता है और उसके चारों तरफ जो बोली जाती है पूरी भाषा सीख लेता है। वो चारों तरफ कैसे वो लोग उठ के चलते हैं, क्योंकि 3 वर्ष तक के बच्चे को जंगल में छोड़ आओ, वो मतलब चारों पाई चल लेगा, फिर वो खड़ा होकर नहीं चल लेगा। तो इसका मतलब उसकी बहुत ही जो कैप्चर पावर इतनी तेज है कि हमारी तरह वो उठ के चलने की कोशिश करता है और उठ के चल देता है। वो बच्चा उठ के चलता है, लैंग्वेज सीखता है। 3 वर्ष की उम्र में वो रिश्ते नाते पहचानने शुरू करता है कि इसको चाचा कहूँ, इसको पापा कहूँ, इसको क्या कहूँ। वो आसपास की वस्तुओं को पहचानना शुरू करता है कि ये गर्म है कि ठंडी है, इसको हाथ लगाऊंगा चढ़ जाऊंगा, ये खाऊंगा तो इससे दर्द होगा। ये बहुत तेज गति से वो अपने एनवायरनमेंट को कैप्चर करता है। उसकी इतनी कैप्चरिंग पावर है कि वो भाषा को जो है जो भी तो पूरी ऑब्जर्व कर लेता है। उसके चारों तरफ इंग्लिश बोलो तो इंग्लिश सीखेगा, आता देवला नाले तो कर मत दियो। सबसे पहले इनएक्टिव मोड से सीखता है। इनएक्टिव का मतलब है वो हर चीज को तोड़ेगा, फोड़ेगा, चखेगा, देखेगा, खुद एक्टिविटी करके सीखता है। तो इसका मतलब हमें बच्चे को एक्टिविटी करने देनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी करवानी चाहिए, तभी वो उठ। भाई उसको गोदी तांगे रखेंगे तो कद गुडलिए चल जाएगा, वो पाए चल जाए, उसको नीचे छोड़ना पड़ेगा, उससे एक्टिविटी करवानी पड़ेगी। ऐसी चीजों को उधर उधर के देखेगा तो उसके हाथ की मसल है वो सॉलिड होगी, धीरे धीरे उन चीजों को ढंग से पकड़ना सीखेगा और एक्टिविटी करना सीखेगा। इसे एक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा करवाएं। ये इनएक्टिव मोड होता है बच्चे का और ये लगभग 2 वर्ष तक का होता है। उसके बाद बच्चे के अंदर आता है वो आता है इमेज का मोड, इसको आइकॉन मोड कहते हैं। वो इमेज से सीखना शुरू करता है। जैसे बच्चा शुरू में सेब दिखाओ, वो बच्चे को 1 साल तक 2 साल तक के बेटे सेब है, वो कुछ नहीं जानता उसके बाद, लेकिन उसके हाथ में दे दो, वो पकड़ के इधर देखेगा, खा के देखेगा, फिर उसको तुम से आप सेब दिखा दो तो वो उसको दौड़ेगा लेने के लिए। इसका मतलब उसके दिमाग में कुछ न कुछ एडजस्ट हो चुका है, इसके संबंध में जानकारी नॉलेज फीड हो चुकी है। अब दूसरा मोड आता है, वो आता है उसका आइकॉनिक मोड। अब आइकॉनिक मोड क्या है कि उसके दिमाग में सेब खा लिया, चख लिया, हाथ में पकड़ लिया तो उसको पता चल गया चीकना है, गोल है, कैसा है, ठंडा है, गर्म है, मीठा है, कड़वा है। आइकॉन बढ़ गया उसके दिमाग में।
आइकॉन बढ़ गया, तो अब उसको आप कोई भी चित्र दिखा दोगे ना तो वो कहेगा हाँ ये चाहिए मेरे को। इसका मतलब उसके दिमाग में उसकी फुल नॉलेज है, वो बोल नहीं बता रहा, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, लेकिन वो समझता सब कुछ है। तो ये आइकॉन मोड से सीखता उन चीजों की एक्सपीरियंस अपने दिमाग में जचा लेता है, ये बड़ी तेज गति से दस्ती। तीसरा जो मोड आता है उसका, वो होता है उसका सिंबॉलिक मोड। अब वो सिंबल अर्थात भाषा से समझता है, उसको कहो कि सेब, तो वो कहेगा हाँ मेरे को सेब चाहिए, क्योंकि वो सेब समझ से ही समझ गया कि मीठा है और वही चीज है जो ये बोल रहे मैंने खाई थी। तो ये सीखने के तरीके हैं, बच्चा एक्सपीरियंस लेता है शुरू में। इसलिए कहते हैं आंगनबाड़ी में यही समझाया जाता है कि बच्चों को सामान दो, अमल सारा तोड़न दो, फोड़न दो, उसको उल्टा सीधा जचाने दो, उसको एक्टिविटी करने दो, और फिर सही चीज तक लेके आओ उसको। लर्निंग बाई डूइंग का मोड होता है ये, और उसको सिखाओ। ये उम्र होती है कितनी, 6 साल तक की होती है। उसके बाद उसको स्कूल में ले जाओ पकड़ के, ठीक है ना, फिर औपचारिक शिक्षा उसकी शुरू होती है। ये उसके माइंड के विकास का प्रोसेस है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का प्रोसेस है। यही बातें हैं जिन पे ध्यान देना चाहिए। बच्चे को एक्टिविटी करने से ना रोके, तोड़ फोड़ से रोक के ना उसको, बल्कि सही दिशा में उसको जोड़ तोड़ करने दें, ठीक है ना। हर चीज का एक्सपीरियंस को लेने दें, बस उसको हानियों से बचाएं कि नुकसान ना कर ले अपना। इसी प्रकार से जो बात कही गई है, मिनिमाइजिंग द स्क्रीन टाइम। स्क्रीन टाइम बच्चे का कम कर दो। स्क्रीन मींस उसको मोबाइल पे या टेलीविजन पे मत बैठाओ। अगर कोई बच्चा रोता है उसके आगे मोबाइल कर दिया, वो खेल रहा है, माँ बाप को भी खुशी, मेरा बच्चा खेल रहा है, नहीं, उसका माइंड के विकास में हम रोड़ा अटका रहे हैं, उसकी आंखों के ऊपर बाई आंख का प्रेशर डालते हैं। यानी कि ये टाइम मिनिमाइज करना है, उसके तो परे करो उसको स्क्रीन से ज्यादा, नहीं तो मिनिमाइज करना है। क्योंकि उसकी कल्पना शक्ति होती है बच्चे में बहुत तेज, उसको कल्पना वाली कहानियां या तो सुनाओ या वो दिखा सकते हो। मिनिमाइज का मतलब है कि कम दिखाओ, वाहियात की चीजें मत दिखाओ, कल्पना शक्ति खत्म हो जाएगी। कल्पना शक्ति, उसकी इमेजिन पावर खत्म हो गई, बच्चे का माइंड का विकास रुक जाएगा। ऐसे वो आगे कभी बढ़ ही नहीं पाएगा, वो दूसरों की चीजों तक ही चलेगा, खुद कुछ नहीं सोच पाएगा। आप इन पे सचेत रहे, खाने पीने की उम्दा अच्छी हेल्दी आदत अपने अंदर डाले। चीजें जो ये मैं देखता हूँ ब्याह शादी में भी, वैसे भी आजकल ये मोमोज, चाउमीन, हर गांव में दुकानें खुली हुई है, वो समझ लीजिए डॉक्टरों की दुकान बनाने की चीजें हैं, आपको मारने की चीजें हैं। आप उनसे बच जाइए। आंतों के कैंसर बुरी तरह बढ़ रहे हैं, और उनके बढ़ने का एकमात्र रीजन है, क्या रीजन है लीवर और आंतों के कैंसर बढ़ने का? वो है ये मोमोज वाली दुकान। इनसे बचेंगे। ठंडे, अरे कई तो ठंडे के साथ और ये चिप्स खाते, कुरकुरे खाते। अरे कुरकुरे में प्लास्टिक स्टाइल और वो जो उसके अंदर खटाई की चीज डाल रखी है, वो सीधा कैंसर का कारक है, सीधा रिसर्च हो चुकी है। तो भाई जब कैंसर करवा के मरने की आपकी सलाह है, तो एक बार कैंसर का अस्पताल में जाओ, मरीज देखे आओ, अगर पूछाओ, गुटकारा तो देखाओ, अरे मोमोज खानिया ने मिलाओ, अन्न मिलाओ, जीव ने डॉक्टर इसने रोग को इसके मध्य में चलो ना याद है थारे शरीर में खत्म कर दे। इसलिए भाई उन दुकानदार को भूल जाओ कि ये संसार में से उनकी तरफ मुंह मत करना। ठंडा नहीं पीना है, ठंडा पीना है तो नींबू का पीजिए और पुदीने का पीजिए, ठीक है ना। नींबू और पुदीने का ठंडा बना के पियो, ठंडा पीना, या फिर बादाम का शरबत बना के पियो। ये है ठंडे पीने के, पियोगे स्वस्थ रहोगे, लंबे जियोगे। और वही सारे संसार में जो तरह तरह के आनंद है, तरह तरह के खाने के, पीने के, घूमने के, देखने के, वो आनंद आप तभी भोग सकते हो जब आप स्वस्थ हो। यदि आप स्वस्थ नहीं हो तो कोई आनंद आपके काम का नहीं है। आप सोच लो अपने आनंद भोगने। और मैडम के लेक्चर के बाद आपको उसकी महत्वता पता चली होगी, आपको समझ आया होगा कि क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या पीना चाहिए। तो ये जानकारियाँ भी ऐसी होती हैं जो आप यहाँ से गेन करके जाते हैं अपनी पढ़ाई के अलावा। तो इन सर के रूल। धन्यवाद मैडम। आज के पोस्टर पखवाड़े के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी, कार्यक्रम के आयोजक हमारे विमेन सेल प्रभारी डॉक्टर अनु जी, सीनियर मोस्ट प्रोफेसर डॉक्टर कमला जी, डॉक्टर रेखा शेखावत जी, डॉक्टर हरिओम जी, मेरे
स्टाफ के सभी प्रबुद्ध विद्वान साथीगण और प्यारे विद्यार्थियों, मैं वैसे तो 10 मिनट का समय लेकर के कुछ बच्चों को लेकर के आया था कि 10 मिनट में फ्री करके भेजूं, बस वो 2-1 मिनट हो, 10 नहीं तो 15 मिनट में फ्री हो जाए। आज का जो ये कार्यक्रम जिसमें डॉक्टर कमला जी ने आपको जहाँ फाइबर प्रोटीन के बारे में, कई चीज़ों के बारे में बड़े विस्तार से बताया, और हमारे आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी ने तो बड़े विस्तार से, यहाँ तक कि मैं कहूँ कि जच्चा बच्चा के समय से शुरू होकर के और हमारी लाइफ के हर पहलू को इन्होंने टच करने का प्रयास किया। और मेरे को ज़्यादा बोलने की आज इसमें मामले में जरूरत भी नहीं मैं समझ रहा, क्योंकि इन्होंने सारी बातें आपको विस्तार से समझाई। मैं तो सिर्फ आपको 3 ही बातें बता, 3 शब्द, रित मित भित। कौन से भाई? अपने खुद बुजुर्ग कहा करते थे 3 शब्द, रित मित भित, खाने के मामले में। रित का मतलब ऋतु के अनुसार जो भी खाया जाए वो ऋतु के अनुसार, और सर्दी के समय, गर्मी के समय, बारिश के समय, मतलब जितनी हमारी ऋतुएं उसके अनुसार ही हम खाना खाएं। मित क्या करें भाई? जितनी भूख हो ना उससे थोड़ा कम खाएं। थोड़ी भूख जितनी है, ये नहीं कि एक बिना ले लो आज जमती खाऊंगा। शादी में आजकल जो है, क्योंकि समय के टाइम शुरू हो गया ना, तो वहां जाकर के जंक फूड मिल जाता है, कचौरी क्या क्या बोलते हैं, ये चाउमीन कम से कम जो भी है। मित मतलब जितनी भूख हो उससे कम खाना। शादी की बात नहीं कर रहा मैं। रित ये हमारे देसी शब्द है, रित मित भित। क्या होता है? जो खाएं वो शरीर के लिए लाभदायक, ऐसी चीज हम ना खाएं जो शरीर को खराब करे, जिसको खाने के बाद शरीर हमका कष्ट हो हमें और शरीर का नाश हो, ऐसी चीज हम ना खाएं। हम हमेशा, मैं ज्यादा वो चीजों पे चर्चा नहीं करूंगा। कौन सी 3 चीज बताइए? रित मित भित याद रखना, घर वालों को भी बताना चाहता हूं कि ऋतु के अनुसार खाना है, कम खाना है, और सात्विक अच्छा भोजन खाना है जो शरीर के लिए लाभदायक। दूसरा, रोजाना 35 मिनट एक्सरसाइज जरूर करनी है। चाहे सुबह से अगर समय निकल पाता है आपसे तो सुबह, शाम को टाइम मिलता है तो शाम। कितना समय लगाना है थोड़ा सा बताएगा, सिर्फ 21 मेरे कहने से आप कर लो। 22वें दिन शरीर यूं कहेगा कि चल एक्सरसाइज करके अपने आप 35 मिनट, ज्यादा नहीं बताया कोई, हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर लो। और जब 10-1 मिनट हो जाए तो एक बार अच्छे जंप या थोड़ी सी दौड़ लगा लो। सांस चढ़ना बहुत जरूरी है। दिन है हम अपने आप को नहीं सुधारते। सबसे पहले ये जो चीजें डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी ने बताई, ये चीजें हम अपने ऊपर लागू करें, तब जाकर के हम दूसरे को। मेरे बीच में एक बात याद आ गई, मैं पहले भी एक बार आपको बताई होगी मैंने, कि स्वामी विवेकानंद जी जो थे ना, हमारे सन्यासी थे देश के, जिन्होंने वर्ल्ड लेवल पे हमारा हिंदू धर्म का नाम रोशन किया। बहुत बड़े आध्यात्मिक संत थे। और उनके गुरु कौन थे भाई? विद्यार्थी बताओ कौन थे भाई? ये नहीं पता। रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस जो थे उनके गुरु। एक वो काली माता के भक्त भी थे, बंगाली थे ना, जो है ना, बंगाली थे। उनकी बहुत तगड़ी मान्यता होती थी। अपने जितने साधु संत होते हैं उनकी मान्यता होती है इलाके में बहुत ज्यादा। इस तरह स्वामी रामकृष्ण परमहंस की बहुत बड़ी मान्यता होती थी, और इतनी आस्था थी कि
लोग उनके पास अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जाते थे और वो बताया करते थे, समाधान हो जाया करता था। तो लेकर के गई स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के पास, बोले हाँ माता जी बताओ। तो हाथ जोड़ के खड़ी होगी, महाराज जी मेरा ये पोता है और शरीर से देखो कितना कमजोर हो गया, कुपोषण में आ गया है, और इसका कारण ये है कि ये गुड़ बहुत खाता है। उस टाइम मिठाई जो थी वो गुड़ी हुआ करती थी। अपना आजकल अड़के बंगाली मिठाई है ये नहीं होती थी उस टाइम, अपना गुड़ ही जो है ना वो, बोले जी ये गुड़ बहुत खाता है। तो माता जी कोई नहीं, इसका करेंगे समाधान, आप परसों आना। माता जी परसों फिर लेके आई। महाराज जी बोले माता जी 4 दिन बाद आना। 4 दिन बाद फिर लेकर के गई, जाते ही फिर बोले 3 दिन बाद आना। वो 3 दिन बाद फिर लेकर के गई, और इतने दिन के बाद, लगभग 10-12 दिन के बाद स्वामी जी उस लड़के को कहने लगे, बेटे गुड़ अच्छी चीज नहीं होती, गुड़ ना खाया, गुड़ से शरीर खराब हो जाएगा, अति से मधु जहर बन जाता है, इसलिए ज्यादा गुड़ मत खाए। माता जी ले जाओ। माता जी कहने लगी महाराज जी ये बात कहनी थी आपने, तो मेरा चेहरा पर तो चक्कर कटवा दिया। तो पहले दिन कहने थे इस बच्चे को ये बात कहनी थी। मैंने कहा नहीं, पहले मैं भी गुड़ बहुत खाता, और जिस दिन आप आए हो उस दिन के बाद मैंने पहले अपने आप को कंट्रोल किया, और अब मैं दूसरे को सलाह देने लायक हुआ। तो पहले आप स्वयं अपने आप को, ये चीजें जो कमियां हैं खान पान की, कुपोषण से संबंधित जो चीजें हैं, उनको अपने कितने बजे सोते हैं। अक्सर मैं देखता हूं कि हमारे जो युवा हैं, हमारे जो बच्चे हैं, आजकल सूर्योदय के बाद हैं, और ये एक बहुत बड़ी और गंभीर बीमारी है, मैं ये कहूँगा। क्योंकि कभी भी विद्यार्थियों ध्यान रखने की बात है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो विद्यार्थी निद्रा में है, सो रहा है, उसकी बुद्धि जो है ना वो काम करना कम कर देती है। आपको तीव्र कभी भी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय ना सो। सूर्योदय से पहले उठो, उठ करके हल्की फुल्की एक्सरसाइज जरूर करो। सुबह सुबह वीरेंद्र सर बता रहे थे पानी जो है 1 लीटर जरूर पियो। पानी की कमी नहीं रहनी चाहिए। शरीर में हमारे 5 तत्व हैं, पानी है, वायु है, सारी चीजें, अग्नि है, सारी चीजें हैं, आकाश वायु पृथ्वी, सारा रूप है ये पृथ्वी, ये शरीर, सारी चीजें 5 तत्व जो है ना इस प्रकृति के, वो हमारे अंदर विद्यमान है किसी न किसी रूप में। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि शाम को अक्सर मैं देखता हूँ कि हमारे बच्चे आजकल 11 बजे 12 बजे तक मोबाइल पे लगे रहते हैं, 12-1 बजे नींद आती है उनको, और ये यूं मानो कि बीमारी की सबसे बड़ी वजह है। अभी वीरेंद्र सर स्क्रीन टाइम, इस चीज से बचो, मिनिमाइज करो। शाम को टाइम नहीं सो। आप अपना जो पढ़ाई का शेड्यूल आपने बना रखा है, घर का टाइम टेबल होगा ना सभी का, ये सभी विद्यार्थी घर का टाइम टेबल बना रखा है कि घर इतने बजे पहुंचना है, इतने बजे से इतने घंटे तक पढ़ना है, फिर घर के खाने में, बाहर खेत प्यार का काम है, घरेलू कार्य है वो भी करेंगे, और एक्सरसाइज का भी टाइम है, उसमें रात को हम इतने बजे पढ़ करके इतने बजे सोएंगे। टाइम टेबल बना रखा होगा या नहीं बना रखा? नहीं है, टाइम टेबल ही नहीं है। अभी हद हो गई जी माओ जो सो जाए कि क्या बजे यूं ही चल रहा है राम भरोसे सिस्टम, हद होगी भाई। फिर क्या डिसिप्लिन है? फिर कहाँ आप ये सोच रहे हैं कि हम कभी बहुत ऊंचाइयों पे जाएंगे, हमें कामयाबी की बुलंदियों के रास्ते मिलेंगे? कहाँ मिलेंगे? घर का टाइम टेबल हर एक का कि इतने बजे कॉलेज से जाना है, कॉलेज से जाने के बाद मेरे पास इतने घंटे का समय है। सिर्फ जो 7 घंटे सोने का जो आपका समय है उसको हटा करके बाकी जो समय है उसका टाइम टेबल होना चाहिए आपका घर पे, उसी अनुसार आप काम करें। शाम को खाना लेट कभी भी ना खाएं। अक्सर देखते हैं 10-10 बजे खा लेंगे मम्मी, अभी भूख नहीं, जितनी भी भूख है, आधी रोटी की भूख है ना, आधी, लेकिन सुबह सूर्यास्त से पहले खाना खा लेना चाहिए। लेकिन अगर मान लो सूर्यास्त से पहले ना भी खा पाओ तो 8-8:30 बजे तक, मैं हमेशा 7-7:15 बजे खाना खा लेता हूँ, मेरी नियम है हमेशा, और सुबह मैं हमेशा 9 बजे से पहले खाना खा लेता हूँ।
कम खाता हूँ लेकिन खाता हूँ। एक नियम बना करके चल, कभी भी बीमार नहीं होगे मेरे से गारंटी की बात नहीं। और जो बीमारी हो रखी है ना छोटी मोटी, सब दूर हो जाएंगी। खाने का समय और सुबह शाम में एक टाइम एक्सरसाइज और सोने का समय टाइम पर, और स्क्रीन का टाइम वीरेंद्र सर बता रहे थे वो मिनिमाइज। ये चीजें ही आपको, क्योंकि देखो हमारे देश में पॉपुलेशन वर्ल्ड लेवल पे चाइना के बाद सबसे ज्यादा है, और कुपोषण हमारे देश में सबसे ज्यादा है, चाइना से भी ज्यादा हमारे देश में है। दुनिया का सबसे कुपोषण वाला जो देश है ना, सबसे बड़ा वो हम ही है। तो हमें इन चीजों पे ध्यान रखना है, और जो चीजें आज आपने सुनी है, समझी है, उन सभी पे अमल खुद भी करना है। कमला मैडम बता रहे थे आपको कि आप अपने घर पे, आप अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने समाज में, हर जगह इस तरह की बातें बताया करो, इस प्रकार से इनको अपने व्यवहार में अमल में है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आप सबको मेरा सादर नमस्कार। बहुत सुंदर आयोजन के लिए आप सभी का धन्यवाद करने के लिए मेरे को मैडम ने बोल दिया था। तो सबसे पहले मैं हमारे प्राचार्य महोदय का धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने अपने वक्तव्य से, आशीर्वचनों से आप सभी को एक ऐसा मार्गदर्शन दिया है जो पहला सुख निरोगी काया का जो सदियों से संदेश देता आया है वह आप तक पहुंच चुका है। और उसके बाद मैं हमारे कमला मैडम को भी धन्यवाद देना चाहूँगी। उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से पूरे पोषण माह को जो है विस्तृत रूप से बता दिया है आप सभी के समक्ष। और सबसे मैं बहुत हार्दिक तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगी हमारे बड़े भाई साहब के समान, हमारे वरिष्ठ प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह शेखावत जी का, जिन्होंने इतनी सूक्ष्म तरीके से एक एक बात का विश्लेषण आपके पास रख दिया है, आपके सामने रख दिया है कि बच्चा जब जन्म लेता है और उससे भी पहले की जो स्थिति है, गर्भ में जो बच्चा मां के होता है वहां से लेकर के और जो बुजुर्ग तक की अवस्था होती है, उसको एक एक किस रूप में आपको क्या क्या भोजन में रखना है, कितनी मात्रा में रखना है, कब कब लेना है, सारी बातें आपके सामने बहुत अच्छे तरीके से सर ने प्रस्तुत की है। हम सर का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और बहुत धारा प्रवाह से सर ने बोला, बहुत कम समय में बहुत ज्यादा सारी बातें, पूरे दिन का जैसे व्याख्यान माला होती है, मान लीजिए एक अच्छा रिसोर्स पर्सन जैसे बोलता है, आपके समक्ष मुझे लगता है बहुत सारी बातें खुल गई हैं, सारी शिक्षा मुझे लगता है आपको अपने शरीर के किस तरीके से अपने आप को व्यायाम से लेकर के, भोजन से लेकर के और उठने बैठने, अपनी पूरी दिनचर्या के बारे में सारी जानकारी आप लोगों ने ग्रहण कर ली होगी। बहुत लाभान्वित हुए हैं आप। हमारी आयोजक मैडम जो है डॉक्टर अनु जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सुंदर कार्यक्रम उन्होंने, सफल आयोजन उन्होंने जो है आयोजित करवाया है। और सबसे अधिक मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगी मेरे साथियों के साथ, आप सभी मेरे प्रिय विद्यार्थियों का, बालकों का, जो बहुत धैर्य के साथ, अनुशासन के साथ आपने इतनी अच्छी बातों को ग्रहण किया है। और जीवन में हमेशा इन बातों को याद रखना बेटा, और आगे आप भी अच्छे पदों पर जाएं तो आशीर्वाद है आपको। और साथ ही अपने घर में अपने भाई, छोटे भाई बहनों से लेकर के जीवन में जो भी आपको मिलते हैं, ये सारी बात आप याद रखिए और उन्हें जरूर, सारी नहीं याद रखें, तो बातें आप भी ग्रहण करके आगे भी अपनी सारी पीढ़ियों तक प्रेषित कीजिएगा। आप सभी का सादर धन्यवाद।